मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक कार के अंदर दो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। यहाँ वो लड़की उस आदमी को चाकू से मारकर उसकी बॉडी को कार के डिग्गी में छुपा देती है। इसके बाद वो लड़की स्किड रोड नाम की जगह जहाँ वो रहती है वहाँ जाती है। वो एक वैन में चढ़कर अपने जख्मों पर टाके लगाती है। इसके बाद हमें 5 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है। इस लेडी का नाम रायले नॉर्थ है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है, कार्ले। यहाँ ये दोनों अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी उनकी पड़ोसी आकर उन पर चिल्लाने लगती है क्योंकि गलती से रायले ने उसके पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। अब यहाँ उसकी बेटी कार्ले गुस्सा होकर उसके मॉम से कहती है कि तुमने उसे पंच क्यों नहीं मारा। यहाँ रायले अपनी बेटी को समझाती है कि हमेशा लड़ना ठीक नहीं है। इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ गैरेज आती है। ये गैरेज रायले के पति क्रिस का होता है। वो अपनी बेटी को क्रिस के पास छोड़कर जॉब के लिए निकल जाती है। रायले एक बैंक में काम करती है और आज इस बैंक का एक एम्प्लॉय छुट्टी करता है, इसीलिए रायले को डबल काम करना पड़ता है। अब यहाँ गैरेज में क्रिस का दोस्त मिकी भी आता है। क्रिस अपने दोस्त को बताता है उसकी फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं है और इसका ये गैरेज भी ठीक से नहीं चल रहा है। ये बातें सुनने के बाद मिकी क्रिस को एक ऑफर देता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक चोरी करें जिससे तुम्हारी और मेरी हालत ठीक हो जाएगी। तुम अपने बेटी को एक नए स्कूल भेज सकोगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सुनने के बाद क्रिस कुछ भी नहीं बोलता। मिकी कहता है कि देखो सोचो, हमें डियागो गार्सिया जो इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है उसके पास चोरी करना है। अब इस गैंगस्टर का नाम सुनकर क्रिस और भी घबरा जाता है। शाम को जब रिले घर आती है तो वो देखती है कि क्रिस और उसकी बेटी उदास बैठे हैं क्योंकि आज कार्ले का बर्थडे होता है और उसका कोई भी दोस्त उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं आता। ये देखकर रिले कहती है कि चलो क्यों ना हम बाहर जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करें। इसके बाद क्रिस घर के बाहर आकर अपने दोस्त मिकी को फोन लगाता है ताकि वो उसे बोल सके कि उसके चोरी के प्लान में क्रिस उसका साथ नहीं देगा, लेकिन मिकी फोन नहीं उठाता। इसके बाद वो तीनों अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ दूसरी साइड गैंगस्टर मिकी को पकड़ लेता है। हालांकि इन दोनों ने अभी चोरी का प्लान ही बनाया था, लेकिन वो गैंगस्टर मिकी को मार देता है। अब उसे पता लगता है कि मिकी के साथ इसके प्लान में क्रिस भी शामिल था, लेकिन हम सबको पता है ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बात गैंगस्टर को नहीं पता। वो अपने आदमियों को क्रिस को मारने के लिए भेजता है। यहाँ अम्यूजमेंट पार्क में तीनों बहुत एंजॉय कर रहे थे और जब ये वहाँ से निकल रहे थे तो रायले आइसक्रीम लाने के लिए बाहर जाती है और तभी गैंगस्टर के लोग आकर क्रिस और उसकी बेटी को बेरहमी से मार देते हैं। और जब रिले ये सब देखकर उन्हें बचाने आती है तो उसे भी एक गोली लगती है, लेकिन लकीली रिले बच जाती है। अब यहाँ पर डिटेक्टिव कारमाइकल और मोसेस इस केस पर काम करने लगते हैं, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद ऑफिसर कारमाइकल हॉस्पिटल जाकर रिले से मिलता है और उसे बताता है कि क्रिस एक चोरी के प्लान में शामिल होने की वजह से उसे मारा गया है। वो रिले को अपना ख्याल रखने को बोलता है, लेकिन रिले कहती है कि मैंने उन गैंगस्टर को देखा है जिसने मेरे पति और बेटी को मारा है और मैं उन्हें पहचान सकती हूँ। अब इसके बाद ऑफिसर कारमाइकल उसे पुलिस डिपार्टमेंट ले जाता है और वहाँ रिले उन लोगों को पहचान लेती है जिन्होंने उस दिन फायरिंग की थी। इसके बाद डिटेक्टिव मोसेस कारमाइकल को बताता है कि उसे मर्डर वाली जगह से एक पुलिस ऑफिसर का बैच मिला है जिस पर कोई भी नाम नहीं है और उसे शक है कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई आदमी गैंगस्टर से मिला हुआ है और वो अपने दोस्त कारमाइकल को बचकर रहने को बोलता है। अब यहाँ रिले अपने घर में उदास रहने लगी थी और एक दिन गैंगस्टर का वकील उसके पास आता है और कुछ पैसे लेकर अपना मुंह बंद करने को बोलता है, लेकिन रिले नहीं मानती। वो उसे अपने घर से भगा देती है, लेकिन जाने से पहले वकील कुछ दवाइयों को देखता है जो रिले लेती थी और ये दवाइयाँ पागल साइको लोग लेते हैं और इसी का फायदा उठाकर गैंगस्टर का वकील कोर्ट में कहता है कि ये तो पागल है, ये पागलों की दवाई लेती है। अब यहाँ जज भी गैंगस्टर के साथ मिल जाता है और वो रिले की कोई भी बात नहीं सुनता और उन तीनों अपराधियों को रिहा कर देता है और ये देखकर रिले अपना आपा खो देती है और उन तीनों पर हमला करती है, लेकिन कोर्ट की पुलिस उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है और वो जज भी रिले को पागल समझकर मेंटल हॉस्पिटल भेजने का ऑर्डर देता है। और जब रिले को एम्बुलेंस में डाल रहे थे तो रिले वहाँ से उठकर भाग जाती है। अब हम इसके 5 साल बाद प्रेजेंट टाइम देखते हैं जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। यहाँ डिटेक्टिव कारमाइकल और उसका दोस्त एक स्पॉट पे आते हैं जहाँ 3 लोगों को बेरहमी से मारकर टावर पे टंगाया गया था। ये तीनों वही मुजरिम होते हैं जिन्होंने 5 साल पहले क्रिस और उसकी बेटी को मारा था। यहाँ FBI एजेंट लीजा को पता लग जाता है कि एक दिन पहले रायले ने उनके डिपार्टमेंट से बंदूकें चुराई है। इसके बाद FBI एजेंट कारमाइकल और उसके दोस्त को बताती है कि कैसे 5 साल पहले रायले ने अपने ही बैंक में जहाँ वो काम करती थी वहाँ से $55,000 चुरा लिए और उसके बाद वो 5 सालों तक कड़ी मेहनत करती रही। उसने बंदूक चलाना, लोगों को कैसे मारा जाता है, ये सब कुछ सीखा 5 सालों में। और एजेंट ये भी कहती है कि आज ही के दिन से 5 साल पहले क्रिस और उसकी बेटी को मारा गया था और अब रायले सबसे बदला ले रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि रायले अपने बैग में हथियार डालकर उसी जज के घर जाती है जिसने 5 साल पहले उसके साथ नाइंसाफी की थी। वो जज के घर में जाकर उसे बांधकर बम से उड़ा देती है और अब ये बात ऑफिसर कारमाइकल को भी पता लग जाती है और उसे ये भी पता लगता है कि जज को मारने के बाद रायले ने उस वकील को भी मार दिया था।
इसके बाद गैंगस्टर डाइगो के लोग आकर उसे जज के मौत के बारे में बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि हमने जिसे 5 साल पहले मारा था अब उसकी बीवी हम सबसे बदला ले रही है। इसके बाद डियागो के बॉस का बेटा उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके 2 बोट गायब हो गए हैं जिनमें करोड़ों का ड्रग्स था। दरअसल रायले ने इन दोनों शिप्स को गायब किया था। इतना कहने के बाद बॉस का बेटा डियागो को धमकी देकर चला जाता है। इसके बाद जब बस से रायले अपने घर जा रही थी तो उसे साइड में छोटी बच्ची दिखती है जो अपने शराबी बाप के साथ कहीं जा रही थी। वो उस बच्ची को अपनी बेटी का खिलौना देती है और जब अगले स्टॉप पे उस बच्ची का बाप शराब लेने के लिए नीचे उतरता है तो रायले उसके पीछे जाकर उसके मुंह में बंदूक रखती है और उस आदमी का आधार कार्ड, मेरा मतलब आइडेंटिटी कार्ड ले लेती है। और रायले उस आदमी से कहती है कि अगर तुमने अगली बार शराब पी या फिर अपनी बेटी को सताया तो मैं सीधा तुम्हारे घर आकर तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके बाद रायले सीधा डियागो के एक अड्डे पर जाती है और इसी अड्डे में डियागो का गैर कानूनी ड्रग्स का बिजनेस चलता है। वो अंदर जाकर डियागो के एक एक लोगों को चुन चुन कर मारती है और जब उसे डियागो के ठिकाने का पता लगता है तो वो सारे ड्रग्स और पैसे में आग लगाकर वहाँ से निकल जाती है। और जब ये खबर गैंगस्टर डियागो को लगती है तो वो रायले को जान से मारने का प्लान बनाता है। अब यहाँ टीवी और सोशल मीडिया पर रायले की स्टोरी वायरल हो जाती है। अब हर इंसान इसके सपोर्ट में आने लगता है और रायले को इंसाफ दिलाने की मांग शुरू होती है। इसके बाद जब रायले डियागो के अड्डे पर पहुँचती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता क्योंकि रायले के आने से पहले डियागो ने अपना अड्डा खाली कर दिया था और रायले को भी पता लग जाता है कि ये एक जाल है। और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तो वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है, लेकिन यहाँ भी किस्मत से रायले बच जाती है। यहाँ दूसरी साइड FBI एजेंट लीजा उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ रायले रहती है और वहाँ वो एक आदमी से रायले के बारे में पूछती है। वो आदमी लीजा को एक एंजल की ड्राइंग दिखाता है क्योंकि इस गरीब बस्ती के लोग रायले को एंजल की तरह मानते हैं। उन सब का मानना है कि रायले के वजह से यहाँ क्राइम बहुत कम होता है। वहाँ से बचने के बाद रायले सीधा डियागो के घर जाती है जहाँ वो गैंगस्टर के लोगों को एक एक करके मार देती है। और जब डैंगो को लगता है कि उसका बचना इम्पॉसिबल है तो वो सारे घर की लाइट बंद कर देता है, लेकिन अंधेरे में भी रायले उसे पकड़ लेती है। अब वो उसे शूट करने वाली थी लेकिन तभी डियागो की छोटी बेटी वहाँ आ जाती है। रायले का ध्यान भटकता है और मौके का फायदा उठाकर डियागो उस पर चाकू से हमला करता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से रायले वहाँ से बचकर निकल जाती है। यहाँ एजेंट लीजा को वो गाड़ी मिल जाती है जिसमें रायले रहती है। वहाँ उसे ढेर सारे बंदूकें और हथियार मिलते हैं और ये देखने के बाद वो डिटेक्टिव कारमाइकल को वहाँ पर बुलाती है, लेकिन डिटेक्टिव यहाँ आने के बाद लीजा को ही मार देता है क्योंकि ऑफिसर कारमाइकल स्टार्टिंग से गैंगस्टर के साथ था। अब रायले भी इसी एरिया में आकर छुप जाती है। अब गैंगस्टर आकर यहाँ रायले को ढूंढने लगता है। वो यहाँ रहने वाले लोगों को टॉर्चर करता है ताकि वो रायले के बारे में बताए। यहाँ रायले जख्मी होने की वजह से उसके पास ताकत नहीं थी, लेकिन वो एक बार अपनी बेटी को याद करती है और उठकर उन लोगों को मारती है जो उसे ढूंढने आए थे। और वो एक आदमी का वॉकी टॉकी लेकर डियागो से बात करती है और उसे जाने को कहती है, लेकिन डियागो कहता है कि नहीं, आज मैं तुम्हें मारे बगैर नहीं जाऊंगा। इसके बाद रायले को कचरे में लीजा की बॉडी मिलती है और जेब से उसका फोन निकालकर वो एक वीडियो बनाती है और सोशल मीडिया पे डाल देती है। पुलिस भी वो वीडियो देख लेती है, लेकिन यहाँ डियागो छोटी सी बच्ची को पकड़ता है और उस बच्ची की जान बचाने के खातिर रायले नीचे आ जाती है। डियागो और उसके लोग उसे बहुत मारते हैं और जैसे ही डियागो उस पर गोली चलाने वाला होता है तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। ये देखकर डियागो वहाँ से भाग जाता है और रायले भी उसके पीछे भागती है। एक जगह जाकर रायले डियागो को बहुत ज्यादा मारती है और जब वो उसे फाइनल मारने वाली होती है तो ऑफिसर मोसेस आकर उसे रोकता है और गैंगस्टर डियागो को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर रायले वहाँ से भाग जाती है। वो यहाँ से सीधा क्रिस और अपनी बेटी के खबर पर जाती है। अगली सुबह वहाँ डिटेक्टिव मोसेस और पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है और जब उसके इलाज के लिए रायले को हॉस्पिटल में रखा जाता है तो वहाँ ऑफिसर मोसेस आता है और उसे शाबाशी देता है और कहता है कि तुमने क्राइम को मिटाने के लिए जैसा काम किया है वैसा हर कोई नहीं करता। ये कहने के बाद वो उसके हाथ में हथकड़ी की चाबी दे देता है और मूवी के एंडिंग में रायले अपनी हथकड़ी खोलकर उस हॉस्पिटल से भाग जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।